आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है कि हिंट 2 हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है 6 बेसिस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखकर। अब हिंट 2 होता क्या है? यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, जिनको बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए को कट करके डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। तो हिंट 2 हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और जहाँ पर ये इसको मिल जाए वहीं पर डीएनए को ये काट देता है। इसीलिए इस तरह के एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। लेकिन 6 बेसिस का सीक्वेंस ये नहीं देखता। ये तो हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, यानी न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए 6 बेसिस ये नहीं देखेगा, बल्कि 6 बेस पेयर्स का ये सीक्वेंस देखेगा। तो यहाँ पर अकेला बेसिस लिखा हुआ था, जैसे कि डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता हो, लेकिन इसके हेलिक्स में क्योंकि 2 स्ट्रैंड होते हैं इसीलिए बेस पेयर होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गई। फिर लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एक्शन के बाद, यानी जैसे हिंट 2 है, कोई भी हम ले लें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके एक्शन के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बनते हैं, जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं, इनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास जाकर कट कर देता है डीएनए को, तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें हमें ओवर हैंगिंग स्ट्रेच मिलते हैं, जिनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। क्योंकि जब हम इसको किसी और डीएनए में जोड़ना चाहेंगे तो डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम यूज करेंगे वहां पर इसे जोड़ने के लिए, लेकिन डीएनए लाइगेज तभी एक्शन कर पाएगा जब इस तरह के स्टिकी एंड प्रेजेंट होंगे, ताकि अपने सामने वाले डीएनए के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको मिले, ये स्टिकी एंड बॉन्ड बना ले। लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था, वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से वो नहीं जुड़े हुए होते, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड नहीं, बल्कि स्टिकी एंड्स को जब अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा तो उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह दिया हुआ है। फिर लिखा है कि डीएनए के सेपरेटेड बैंड्स को जब हम एगेरोस जेल में से कट कर लेते हैं और जेल पीस में से निकाल लेते हैं तो इसको हम स्पूलिंग कहते हैं। तो अगेन ये प्रोसेस का नाम हमें गलत दे दिया। यहाँ पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एक्शन से हमें डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, तो उसमें से हम अपना जो फ्रेगमेंट डिजायरेबल है, जो हमें चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए या अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए, जो हमें इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल में, वो हम कैसे ऑब्टेन करें इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से? तो उसी के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक मेथड यूज करते हैं, जिसमें एगेरोस जेल नाम का एक पॉलीमर होता है, उसमें से हम डीएनए के पीसेस को पास करते हैं। इससे एक सीविंग इफेक्ट इसको मिलता है, और इसी सीविंग इफेक्ट से डीएनए के जो पीसेस होते हैं वो अपने साइज के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, और फिर हम अपने डिजायर्ड पीस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस एगेरोस जेल में से। लेकिन इसको हम स्पूलिंग नहीं, बल्कि एल्यूशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो अगेन यहाँ पर गलत नाम दे दिया हमें, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर लास्ट में दिया है कि टैक पॉलीमरेज को हम एनीलिंग और एक्सटेंशन के बीच में यूज करते हैं। तो यहाँ पर टैक पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यानी जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को प्रोड्यूस करने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज और इसमें फ़र्क ये है कि ये थर्मोस्टेबल होता है, यानी हाई टेम्परेचर पे भी ये एंजाइम अपना काम कर सकता है, और इसको हम यूज़ करते हैं पीसीआर के लिए, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिसकी हेल्प से जो भी हमारी इंटरेस्ट की जीन होती है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। इस रिएक्शन से मल्टीपल कॉपीज़ उसकी हम जनरेट करते हैं। तो इस डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन अनीलिंग और एक्सटेंशन ये दोनों प्रोसेसेस के पहले ही हो जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, और डीएनए की जो सिंथेसिस है वो लास्ट में है, तो इन दोनों के बीच में नहीं होगी। इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस के बारे में। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट्स हमें गलत दिए हुए थे, कुछ ना कुछ उनमें गलती है, इसीलिए
कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं हमें बताना, तो ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे, एक भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।